जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं योगी आदित्यनाथ का बड़ा खास हूं, ये उनकी गलतफहमी है। योगी आदित्यनाथ किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम जब पूर्वांचल में लगा तो योगी जी को लगा कि अरे हम बड़े चेहरा हिंदुत्व के और हमारे पैरेलल नरेंद्र मोदी को पार्टी ला रही, तो बहुत नाराज हो गए। इन्होंने मोहन भागवत को सीधे संपर्क किया। मोहन भागवत को सीधे संपर्क किया कि बताइए, आपने मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमको डिप्टी बना रहे हैं, हम डिप्टी नहीं बनेंगे। हम लोगों ने उनसे कहा था कि आप जाके नरेंद्र मोदी से मिल लीजिए, अब तो सरकार बन गए, वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरा हो ही गई थी गोवा के अधिवेशन में, तो आप जा करके उनसे मिल लीजिए और मिलने के बाद जो है आप बताइए, और मिलेंगे तो जरूर आपका सम्मान होगा। तो ये जा करके वो नरेंद्र मोदी से ना मिल करके अमित शाह से मिल लिए। नमस्कार, दीपक शर्मा शो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज एक बहुत ही नायाब मेहमान, एक बहुत ही खास मेहमान और एक ऐसे मेहमान जो उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित चेहरे और व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमराज रहे, हम सफर रहे और 1996 से लेकर 2017 तक एक अटूट दोस्ती रही। और दोस्तों, हिंदू युवा वाहिनी जो योगी जी ने एक संगठन तैयार किया था, ये शख्स उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन 2017 में योगी जी से अलग हुए और योगी जी ने फिर इनको जेल की सैर भी कराई। बहुत सी बातें होंगी। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कब मिले, संबंध कैसे है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ कैसे पहुंचे, क्या योगी आदित्यनाथ संघ के प्रति बहुत आकर्षित थे और वो एक जमाने में आरएसएस जाना चाहते थे। बहुत सी बातें होंगी उनके हर फैसेट्स पर, उनके संस्कार को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर बहुत सी बातें करेंगे। और मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं आपको सुनील सिंह जी से। सुनील सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। और बड़ी कोशिशों के बावजूद जी, आप शुरू में आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप आए और मुझे लगता है हमारी कोशिश रंग लाई। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज शुरू में बस ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि कुछ बड़े खुलासे वो जनता जाने, लेकिन हम शिष्टाचार और संस्कार, क्योंकि हम एक महंत को डिस्कस कर रहे हैं, उस शिष्टाचार और संस्कार, उसकी परिधि से मैं बंधना चाहूंगा कि बिलो द बेल्ट कोई वार नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम बात करेंगे वो खुलकर बात होगी और तथ्यों के आधार पे बात होगी, यादों के आधार पे बात होगी। ये बताइए कि जब ये मुख्यमंत्री बने, जिसके चांसेस बहुत कम थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये मोदी के करीबी हैं, कुछ लोग कहते हैं ये मोदी के करीबी नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं अमित शाह के करीबी हैं, अमित शाह के, कुछ लोग कहते नहीं थे। तो हकीकत में बीजेपी में किसके करीबी थे, नंबर एक, और नंबर दो, मोदी जी से इनके रिश्ते क्या थे? जब 2014 में सरकार बनी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो बड़ी अपेक्षाएं थी, क्योंकि उस समय 5 बार के सांसद थे, बड़े सीनियर सांसद हो गए थे, अनुभव भी हो गया था, तजुर्बा भी हो गया था। हम लोगों को पूरा यकीन था। आपको मैं बता दूं दीपक जी, योगी जी जब गए सांसद बनने के बाद, तो हम लोगों को लगातार ट्रेन से जाते थे, उस समय फ्लाइट की व्यवस्था नहीं थी गोरखपुर में, ट्रेन से जाते थे, रास्ते भर वो उन्होंने कहा कि तुम टीवी पे बैठ के देखो मेरा नाम आ रहा कि नहीं आ रहा मंत्री बनने में। तो मैं टीवी पे बैठा रहा और मुझे टेलीफोन कर करके, क्या मेरा नाम आया, क्या मेरा नाम आया। मैंने कहा नाम तो चल रहा है, लेकिन डाउट में नाम चल रहा है आपका। 2014 में वहां पहुंचे, हम लोगों ने उनसे कहा कि नरेंद्र मोदी से, हमने कहा कि आप जाकर के नरेंद्र मोदी से मिल लीजिए, लेकिन वो
नरेंद्र मोदी से नहीं मिले तो मेरी आवाज आ रही है दीपक जी? आ रही, आ रही। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, बोलिए। जी। जी। तो हम लोगों ने उनसे कहा था कि आप जाके नरेंद्र मोदी से मिल लीजिए, अब तो सरकार बन गए, वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पूरा हो ही गई थी गोवा के अधिवेशन में। तो आप जा करके उनसे मिल लीजिए, और मिलने के बाद जो है आप बताइए, और मिलेंगे तो जरूर आपका सम्मान होगा। तो ये जा करके वो नरेंद्र मोदी से ना मिल करके अमित शाह से मिल लिए। अमित शाह ने इनसे कहा कि योगी बाबा, योगी जी, मैं आपको जब बुलाऊंगा तब आइएगा, मैं जब बुलाऊंगा तब आप आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। हम लोगों ने पूछा जब इनको दिल्ली में कि क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि अमित जी से मेरी बात हो गई है, अमित जी ने कहा कि हम जब बुलाएंगे तब आइएगा। और शपथ ग्रहण का डेट आ गया, सारे लोगों को निमंत्रण चला गया, इनको कोई सूचना नहीं आई। फिर हम लोगों ने कहा कि आपने गलती किया, आपको नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए था। इन्होंने कहा अब नहीं, संजोग से शपथ ग्रहण हो रहा था, ये बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे, हम लोग जान रहे थे, पल पल की खबर हम लोग ले रहे थे, बहुत गुस्से में थे। तब तक क्या होता है, खलीलाबाद, संत कबीर नगर और बस्ती के बीच में एक ट्रेन लड़ जाती है, गोरखधाम एक्सप्रेस लड़ जाती है। जी। ट्रेन लड़ जाती है एक, आपको याद होगा दीपक जी, ट्रेन जब लड़ जाती है, वो दिल्ली से चलती है ट्रेन, जो आती है वो ट्रेन बस्ती के आगे लड़ जाती है, वो एक्सीडेंट कर जाती है। तो उसी का बहाना बना करके योगी जी वहां से कहते हैं अब तो ट्रेन लड़ गई, अब तो मैं जा रहा हूं। आते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, लखनऊ उतर जाते हैं, हम लोग जाके लखनऊ रिसीव करते हैं। हम लोग को तो मालूम था कि बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में थे, ये बहुत गुस्से में थे कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इस बात का बहुत गुस्सा था। लेकिन सरकार बन गई थी, तो इन्होंने सारे लोगों को, इनके पास एक पीठ था, पीठाधीश्वर, एक पीठ के महंत थे। उसके बाद ये पीठाधीश्वर भी हो गए कुछ दिनों के बाद, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के दिवंगत होने के बाद। तो जब ये पीठाधीश्वर हो गए तो मालिक हो गए सर्वे सर्वा। उसके बाद इन्होंने एक योजना बनाई, आपको मैं बताऊं, कोई हफ्ता नहीं बीतता था, कोई हफ्ता ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के बाद नहीं बीतता था कि कोई बड़ा से बड़ा केंद्रीय मंत्री गोरखनाथ मंदिर ना आए। ये बताइए, मोहन भागवत को ये जानते थे पहले से? जी, जाहिर सी बात है। पहली और मुलाकात थी इनकी? नहीं, इससे पहले वो कई बार मिल चुके थे। तो मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले कि आपको, कि अनिल जी के माध्यम से संघ में काफी क्लोज हुए। तो अनिल जी जो प्रांत प्रचारक थे, अनिल जी ने मोहन भागवत जी से इनके बहुत अच्छे रिलेशन बनवा दिए थे। तो उसी में अनिल जी ने कार्यक्रम दिलवाया था मोहन भागवत जी का, कि गोरखनाथ मंदिर में मोहन भागवत जी का एक दिन का बौद्धिक था, एक दिन का उनका जो है संबोधन था। तो आए मोहन भागवत जी, तो मोहन भागवत जी आवा भगत से इतने प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं गुरु दक्षिणा आपको मैं दूंगा, मैं गुरु दक्षिणा आपको दूंगा। तो 2017 में जब इनको धुआंधार प्रचार किए, हमसे तो, हम लोग तो दूर हो गए थे, धुआंधार प्रचार किए अपनी इमेज बनाने के लिए। तो खैर सरकार आ गई, पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई इनकी। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो इनको बुलाया गया दिल्ली। जब दिल्ली बुलाया गया तो इनको डिप्टी सीएम का, डिप्टी का पद दिया जा रहा था, और चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे थे मनोज सिन्हा साहब। तो जब इनको डिप्टी का पद मिला तो ये बहुत क्रोधित हो गए, और मनोज सिन्हा साहब का नाम आया जब चीफ मिनिस्टर में तो और क्रोधित हो गए कि मनोज सिन्हा का मैं डिप्टी नहीं बनूंगा। तो ये गुस्सा करके भाग गए गोरखपुर। आपको जानकारी होगी, हमसे बेहतर जानते होंगे आप। तो ये गुस्सा करके गोरखपुर आ गए दीपक जी। जब ये गुस्सा करके गोरखपुर आ गए तो इन्होंने मोहन भागवत को सीधे संपर्क किया, मोहन भागवत को सीधे संपर्क किया कि बताइए, आपने मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा था, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और हमको डिप्टी बना रहे हैं, हम डिप्टी नहीं बनेंगे। अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो हमें चीफ मिनिस्टर बनवा दीजिए, भले 1 साल बाद मुझे हटा दीजिएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो मैं प्रयास करता हूं। तो मोहन भागवत जी ने मोदी जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, और मैंने कहीं जबान दे दिया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मांगिए, आपका अधिकार है, आप मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री बना दो, हमने उनको वचन दे दिया था, और उस वचन को मुझे पूरा करना है। आपसे मैं कहूंगा कि आप उनको मुख्यमंत्री बना दें, ये मेरी इच्छा है। खैर,
अब मोहन भागवत जी की बात कौन टाल सकता है। इस भूमिका में उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा मुझे देना है, तो न चाहते हुए भी, सही बता दूं आपको दीपक जी, जी मैं जितना योगी जी को जानता हूं, ये योगी जी को ना अमित शाह चाहते थे उस वक्त, ना नरेंद्र मोदी जी ने तो एक बार इसी में 2017 में हमारे एक जानने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता लीडर कुशीनगर जाना था उनको, नरेंद्र मोदी जी को आए, तो उन्होंने उनसे बोला कि क्यों भाई, अब योगी का अब योगी का दिमाग ठीक है। उनसे बोला था, भारतीय जनता पार्टी के नेता से बोला कि अब योगी का दिमाग ठीक है, अभी ये लोग कुछ कह पाते योगी के बारे में, तब तक योगी जी आ गए, वो टीम कह पाती। मतलब इस कदर नरेंद्र मोदी जी योगी जी को नहीं चाहते थे। नहीं, ये बताइए लेकिन सुनील भाई, मैं ये जानना जी चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में जी वो इनको लाइक क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आप तो साय के साथ रहते हो, शैडो के साथ जी रहते हो। अब आप कह रहे हो जी कि जी मैं मोदी और तो योगी के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, तो संबंध दो क्यों नहीं अच्छे थे? 2012 में 2012 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो उसमें स्टार प्रचारक में नरेंद्र मोदी का भी नाम था, जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो जब ये गोरखपुर आए, पूर्वांचल का दौरा लगा इनका, उसमें योगी जी आग बबूला हो गए, क्योंकि योगी जी अपने को बड़ा हिंदू चेहरे के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे कि हम हिंदू चेहरा हैं। लेकिन जब गोधरा की घटना घटी, गुजरात की घटना घटी, तो उसमें एक ग्लोबल लेवल पे नरेंद्र मोदी का नाम बड़े हिंदू लीडर के रूप में उस समय आया था। नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम जब पूर्वांचल में लगा, तो योगी जी को लगा कि अरे हम बड़े चेहरा हिंदुत्व के, और हमारे पैरेलल नरेंद्र मोदी को पार्टी ला रही, तो बहुत नाराज हो गए थे। मुझे याद है गोरखपुर महानगर का चुनाव था, और गोरखपुर महानगर का अंतिम जो जनसभा थी, उस जनसभा में सुषमा स्वराज जी भी आई थी, और नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे। जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखे, तो उन्होंने नारा लगाने लगा कि देखो देखो कौन आया, और हिंदुओं का शेर आया। इस नारे से योगी जी बहुत नाराज हुए। और मैं आपको सही बताऊं दीपक जी, उस समय उन्होंने हम लोगों को इशारा किया कि हमारा नारा ऐसा होना चाहिए कि इसका नारा दब जाए। फिर अब हिंदू युवा वाहिनी कहां पीछे रहने वाली है? हिंदू युवा वाहिनी तो राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जब उनका इशारा हुआ नहीं कि तुरंत हिंदू वाहिनी अपना शुरू हो गई, और इतना इतना नारा लगाई। हमारे पास वो वीडियो हो सकता, मैं खोजूंगा तो मिलेगा, तो नरेंद्र मोदी भाषण नहीं दिए, नरेंद्र मोदी टाउन हॉल के कार्यक्रम में भाषण नहीं दिए, और नाराज होकर के चले गए। नरेंद्र मोदी नाराज होकर के चले गए। और मैं बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी संगठन मंत्री थे, तो बतौर संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर में कई बार आगमन हुआ। लेकिन उस वक्त जब कोई बड़ा पदाधिकारी गोरखपुर आता था, तो गोरखनाथ मंदिर चूंकि एक धार्मिक स्थल भी था, तो हर पदाधिकारी गोरखनाथ मंदिर में जाता था, दर्शन करता था, प्रसाद देता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जय बार आए गोरखपुर, आपको आश्चर्य होगा, बतौर मुख्यमंत्री भी गोरखपुर 2012 में आए, लेकिन नरेंद्र मोदी गोरखनाथ मंदिर में नहीं गए गोरखनाथ मंदिर में। अब वही तो बात है, हम बड़े कि तुम बड़े, तुम कौन हो मेरे सामने, ये नरेंद्र मोदी बताना चाहते थे। और ये उनके पास इसलिए नहीं गए गुजरात में कभी, या उनसे मिलने नहीं गए कि मैं बड़ा हिंदू। और उसी का कारण था कि ये 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी, कि हम बड़े के चक्कर में ये मंत्री नहीं बन पाए मंत्री। हो सकता है जाते तो राज्य मंत्री वगैरह बन जाते, लेकिन बीजेपी में सुनील जी इनकी लॉबी क्या थी? बीजेपी में किस ग्रुप के साथ योगी जी थे? आप कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के साथ नहीं थे। ये आडवाणी जी ग्रुप के माने जाते थे। आडवाणी जी, इनको हमें जो लगता था, हमको जो जानकारी थी कि लाल कृष्ण आडवाणी के खेमे के ये थे, और लाल कृष्ण आडवाणी इनको मानते बहुत थे। और मुझे लगता है कि कई मामलों में लाल कृष्ण आडवाणी ने इनको बचाया है। शायद इनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाता है। एक घटना मैं बताऊं, पचरुखिया में बवाल हो गया। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और वहां पे एक सिपाही की हत्या हो गई वहां पे पचरुखिया में। तो उसमें कल्याण सिंह इनसे बहुत नाराज हो गए,
बहुत नाराज हो गए कल्याण सिंह से। अरे ये बवाल कराता रहता है, मैं इसको बख्शूंगा नहीं। तो उसमें आडवाणी जी ने हस्तक्षेप किया। आडवाणी जी ने हस्तक्षेप किया, किसी की बात कल्याण सिंह मानने को तैयार नहीं थे। गोरखपुर का कोई नेता, तमाम नेता गए कि मान जाइए बाबूजी मान जाइए। उन्होंने कहा ना, मैं नहीं मानूंगा। वो हमेशा बवाल करता रहता है। योगी जी को उन्होंने कहा वो हमेशा बवाल करता रहता है। खैर उस समय अगर आडवाणी जी ना होते तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं योगी जी उस समय मुकदमा हो जाता, जेल चले जाते। आज उनका राजनीतिक करियर कहाँ जाता ये नहीं मालूम। लेकिन राजनीतिक करियर बनाने वाले कई मुद्दे पे मैंने देखा, लाल कृष्ण आडवाणी जी योगी आदित्यनाथ का बड़ा वो करते थे। तो योगी आदित्यनाथ लाल कृष्ण आडवाणी खेमे के माने जाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है दीपक जी, मुझे बुरा लगता है कि एक आदमी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली में, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार भी उनको लखनऊ में बुलाकर उनका सम्मान नहीं किया, ना उनके घर जाकर के सम्मान किए। एक भी फोटो कोई नहीं दिखा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर के उनका सम्मान किए या उनको आशीर्वाद दिए या उनका आशीर्वाद लिए, कोई नहीं दिखा सकता। तो लाल कृष्ण आडवाणी खेमे के ये माने जाते थे, जिसके नाते नरेंद्र मोदी से, अरे मैं तो आपको एक और आश्चर्य की बात बताऊं, जी। जी हाँ, बताइए। तो जी, कि ये फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे नरेंद्र मोदी जी को, फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं थे। आप बात करेंगे गोरखपुर के तमाम नेता, हो सकता है योगी आदित्यनाथ के दहशत और डर के नाते वो ना बताए, लेकिन तमाम नेता हैं जिसके सामने मतलब योगी आदित्यनाथ ने जो उनका चरित्र रहा है, आप लोगों को जानकारी भी होगी कि योगी आदित्यनाथ बात बात में किसी को भला बुरा कह देते हैं, गाली दे देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं। तो बहुत भला बुरा कहा था योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब देखिए महत्वाकांक्षा कहां से क्या बना देती है। और योगी जी को राजनीति के शीर्ष पे पहुंचने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है, उन्होंने क्या बना दिया योगी जी को। आज त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा सुनील त्वमेव। जी, आप सिर्फ इनके साथ आप रहे और इतने साल रहे। स्वभाव इनका किस तरह का है, व्यवहार किस तरह का है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं संस्कारी हैं काफी और पूजा पाठ करते हैं और योग करते हैं, सुबह गाय को चारा देते हैं, और क्योंकि महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया तो दीप शिष्ट भी हैं और विशिष्ट दीपक भी जी हैं। जी। दीपक जी, जो लोग जानते हैं कि ये पूजा पाठ करते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है। ये नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय के कनफटा साधु हैं। तो नाथ संप्रदाय में पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। ये लोग हम लोग तो सनातन परंपरा से हैं, तो हम लोग तो पूजा पाठ करते हैं, इनको पूजा पाठ से मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये आपने 5 साल के पहले तो आप जरूर 1-2 बार 3 बार 4 बार मिले होंगे, लेकिन कभी आपको लगा क्या कि इनके अंदर भी करुणा है, इनके अंदर भी किसी प्रकार का की खुशी है? हमेशा तनाव में चेहरा रहता है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। अरे मुख्यमंत्री हो भाई, आपको जनता ने चुना है, आप हमेशा गुस्से में रहोगे? कुछ भी गलती, अगर मानवीय गलती किसी से हो गई तो योगी जी तुरंत उसको अपनी भाषा में शुरू हो जाते हैं। तो संत की ये पहचान नहीं है संत की, जो परिचय योगी आदित्यनाथ देते हैं। बहुत रूडली रहते हैं, बहुत रूडली। कारण उसका है दीपक जी कि चूंकि इनकी महत्वाकांक्षा बड़ा है। अभी ये मुख्यमंत्री है ना, इनको संतोष नहीं है मुख्यमंत्री का, इनका लक्ष्य दिल्ली की कुर्सी है। इसी नाते मथुरा गए थे। अगर आप 2017 तक साथ रहे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मतलब अगर आप गोरखपुर में रहते और इनके साथ आप रहे इतने साल, तो ये हम कैसे कहें कि जो महत्वाकांक्षाएं वो प्रधानमंत्री की बनने की हैं? और ये जो बात कही जाती है कि अमित शाह शायद इसीलिए इनसे थोड़ा सा एक दूरियां हैं। जी, जब 2017 का चुनाव आया, चुनाव का ऐलान हो गया, डेट का ऐलान हो गया, तो मैं दिल्ली गया और दिल्ली मैंने इनका मोबाइल लिया, मोबाइल देखा। इनके मोबाइल के का जो मोबाइल के ऊपर जो कवर पेज था मोबाइल का, तो उस पे इन्होंने लिखा था कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी।
हम लोगों ने भी उसको फॉलो किया बाद में। देश में मोदी, प्रदेश में योगी। हम लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन इन्होंने अपनी उस हिसाब से भूमिका बनाई और खैर ये भी नहीं जानते थे कि हम बनेंगे। तो ये 6 वोट पाने वाला एक व्यक्ति 6 वोट पाने वाला एक व्यक्ति 4 साल में भारत के सर्वोच्च पंचायत का सदस्य बन जाता है, 5 साल में। और 6 वोट पाने वाला और 7,000 वोट से किसी तरह जीतने वाला व्यक्ति मात्र 15-16 साल में उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आपको इसमें कोई आश्चर्य नहीं करनी चाहिए कि इनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश नहीं है, इनका लक्ष्य दिल्ली है। और दिल्ली में ये अब इनके साथ टीम क्या है? कुर्सी अब देख जो रहे इनकी हैं। टीम है सुनील जी, अब इनकी टीम में कौन कौन लोग हैं खास? इनका थिंक टैंक कौन है? कौन इनको पॉलिटिकल एडवाइस देता है? पहली बात तो आपको मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं योगी आदित्यनाथ का बड़ा खास हूं, ये उनकी गलतफहमी है। योगी आदित्यनाथ किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, किसी के ऊपर नहीं। और एक मंदिर में कहावत है, मंदिर की एक कहावत है, गोरखनाथ मंदिर की एक कहावत है, और इन लोगों की, मतलब मंदिर से जुड़े हुए जो जितने महंत हैं उनकी कहावत है, खास करके योगी आदित्यनाथ के बारे में गोरखपुर में एक कहावत बड़ा प्रचलित है कि छाल्टी एक होता है, कपड़ा सबसे खराब कपड़ा बोला जाता है, उसको हमारे वहां छाल्टी बोलते हैं, कि 6 मीटर छाल्टी अगर खरीदना है तो 6 लोगों से राय लेते हैं योगी आदित्यनाथ। यानी कि 6 लोगों की परीक्षा लेते हैं, तब 6 मीटर छाल्टी खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि दीपक जी उनके बड़े खास हैं तो दीपक जी पे वो विश्वास कर लेंगे या दीपक जी उनके थिंक टैंक हो जाएंगे, नहीं। दीपक जी पे कभी विश्वास नहीं करे, वो अपने आप पे विश्वास नहीं करते, अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं वो। तो उनका तो कोई नहीं है, उनका कोई नहीं है। हाँ, उनका जिससे काम है दीपक जी, मैं उनके साथ रहा हूं, मैं जानता हूं। जब चुनाव आता था, जैसे मान लीजिए विधानसभा का चुनाव है, तो योगी आदित्यनाथ ऐसा माहौल बनाते थे, ऐसा माहौल बनाते थे कि योगी आदित्यनाथ से कोई अपनी बात ना कह पाए। जैसे सुनील सिंह को अगर कहीं से चुनाव लड़ना है, या मान लीजिए हम विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो ऐसा माहौल बनाते थे योगी आदित्यनाथ जी अपने आसपास कि कोई उनका कार्यकर्ता, कोई वर्कर हिम्मत नहीं करता था। कारण ये था, जैसे मान लीजिए आप गए कुछ मांगने उनसे, तो अपने कर्मचारी को इतना वो जान जाते थे कि दीपक जी मेरे पास आ रहे हैं तो दीपक जी मुझसे कुछ मांगेंगे, और चुनाव का समय है तो मुझसे कहेंगे मेरी पैरवी करिए। तो दीपक जी पहुंचे, अभी दीपक जी बैठे नहीं, तब तक वो अपने कर्मचारी को शुरू हो जाते थे, इतना गर्म हो जाते थे अपने कर्मचारी पे कि दीपक जी को लगता था यार ये तो मूड नहीं ठीक है बाबा का, आज हम नहीं कुछ कहेंगे। ये नेचर था उनका। जब चुनाव आता था तो माहौल बहुत गमगीन बना देते थे, किसी से बात नहीं करना, गंभीर रहना। और जब इनका चुनाव आता था दीपक जी, जब इनका चुनाव आता था तो इतने सरल हो जाते थे, आय हाय, इतना सरल आदमी कभी आपने देखा भी नहीं होगा, इतना सरल आदमी है। और वो अपनी सरलता के बल पे अपने लिए काम करा लेते थे। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती थी, यानी कि पैरवी कराने की बारी आती थी, तो माहौल ऐसा बनाते थे कोई कुछ कह ना पाए इनसे। इस समय चुनाव चल रहा है, एक भी पैरवी इन्होंने किसी की नहीं की होगी। एक जो आप पता करेंगे, रावत जी रहते हैं इनके साथ, और एक जी बल्लू रहते हैं, ये कब से हैं इनके जी, साथ? देखिए रावत जो है, रावत इनका ओएसडी है। रावत इनका क्लासमेट था, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में इनके साथ पढ़ा था रावत बीएसएनएल में कर्मचारी था। तो बीएसएनएल में इनको जब भत्ता पेंशन संसद में भत्ता पेंशन का जो है उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया इनको। संसद की जो भत्ता पेंशन कमेटी होती है, उसका मैं पूरा नाम नहीं बता पाऊंगा, जानूंगा, लेकिन भत्ता पेंशन कमेटी थी कुछ इसी तरह का, उसका इनको चेयरमैन बना दिया गया। तो उन्होंने बीएसएनएल से इनको जो है अपने पास अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया रावत को, योगी जी ने। तो रावत इनका क्लासमेट है, और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रिजाइन करवा करके उनको ओएसडी बना दिया अपना। तो रावत इनके, और बल्लू राय
इनके लिए इनके साथ पानी पानी पिलाने के लिए रहता था बतौर चपरासी बल्लू राय रहता था। बल्लू राय एक प्यून की हिसाब के हैसियत से वहां रहता था, पानी पिलाता था योगी जी को, मोबाइल वगैरह देखता था, चूंकि साथ रहना साथ बल्लू राय की 3 पीढ़ियां वहां पर नौकरी करती हैं। बल्लू राय के बाबा भी वहां नौकरी करते थे, बल्लू राय के चाचा भी नौकरी करते थे, बल्लू राय के पिताजी भी नौकरी करते हैं, बल्लू राय भी नौकरी करते हैं। ये लोग नौकरी मतलब सैलरी पेड नौकरी करते थे वहां पे। और योगी जी की सेवा सत्कार करने के नाते, योगी जी के साथ रहने के नाते योगी ने उनको भी वो एसडी बना दिया, वही सुनील बल्लू जी, राय। हाँ मैं एक सवाल पर आ रहा हूँ। जी। आप इतने करीब रहे और आपने कहा 96 से लेके 2017 तक इतने साल आप रहे। अ, आपसे 36 का आंकड़ा कैसे हो गया? आपसे योगी जी से लड़ाई कैसे हो गई? देखिए, मैं हिंदू युवा वाहिनी को लीड करता था दीपक जी, तो सारे लोग योगी आदित्यनाथ से नहीं जुड़े थे। मैं चूंकि मैं तो साधु हूं नहीं, न मैं महा पीठाधीश्वर हूं, तो मैं गृहस्थ हूं। तो जो बातें हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता जो मेरे साथ लाठी खाए थे, जो मेरे साथ मुकदमा झेले थे, जो मेरे साथ जेल गए थे, ऐसे कार्यकर्ता मैंने अभी बताया ना कि वो ऐसा माहौल बनाते थे कि कोई कुछ नहीं कह सकता था। हम तो एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से हैं, हमारे पास तो कोई आकर के हमारे बेडरूम में घुस करके हमसे कोई बात कह के चला जाता है था। तो मेरी मेरी सरलता के नाते, मेरी कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण के नाते तमाम कार्यकर्ता हमारे कहने पे जान देने के लिए थे। अब यही कारण रहा, कार्यकर्ता का हमसे जुड़ाव ही कारण रहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया तो 85% हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता 8 से 10,000 की संख्या में 18 जनवरी 2020 को हम नहीं, समाजवादी पार्टी में विलय किए थे। मैं चाह रहा हूँ तो संक्षेप में बताइए कि गए थे आपका झगड़ा जी कैसे शुरू हुआ? जी। तो वो आपसे उनकी अनबन कैसे हुई? हमारे किस आधार हमारे पर? कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा भी थी। तो ये इन्होंने माहौल बनाया, किसी की पैरवी नहीं किया। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा कि भाई आपकी भारतीय जनता पार्टी में आप पैरवी नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लगे हुए हैं, तो आपका कोई गुप्त समझौता हो बाबा जी तो आप बता दीजिए, हम लोग चुपचाप बैठ लेंगे, क्योंकि आप तो हमारे नेता हैं, हम आपकी गुप्त समझौता। उन्होंने कहा कोई गुप्त समझौता नहीं है, अमित शाह ने सीट बेचा है, फलाने ने सीट बेचा है, कि ये इनको सीट दे दिया, इनको टिकट दे दिया, हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया। खैर, हमने कहा पैरवी किया, उन्होंने कहा हाँ पैरवी किया है। जब हम लोगों ने जानकारी किया तो योगी जी ने किसी की पैरवी नहीं किया। हमने कहा यार, जिसको हम भगवान मानते हैं, और रियली हम लोग बहुत मानते थे, हमारे कार्यकर्ता हम योगी जी को बहुत मानते थे दीपक जी। हम लोगों को लगा कि जिसको हम भगवान मानते हैं वो भगवान हमसे झूठ बोल रहा है, वो भगवान हमको क्या संस्कार दे रहा है, वो हमारा प्रेरणा स्रोत है और प्रेरणा स्रोत झूठा है, वो हम लोगों का नाम नहीं दिया। इस बात को लेकर के हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ दीपक जी। और जब बहुत कष्ट हुआ तो हमने कहा कि चल मैं अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाता हूं, देखा जाएगा जो होगा। मैं 36 जगह अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। पहले योगी जी ने कहा कि, योगी जी ने ही कहा था पहले कि देखो कुछ सीटों पे अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा दो, लेकिन तुम लड़ाना, मैं नहीं आऊंगा प्रचार करने किसी का। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मत आइएगा, मैं लड़ाता हूं। लड़ा दिया। और जब मैं कुछ कैंडिडेट की घोषणा कर दिया तो योगी जी ने कहा कैसा है, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा अमित शाह जी का, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, अब कैंडिडेट वापस कर लो। मैंने कहा कि मैं 1 कदम आगे 4 कदम पीछे नहीं चलता हूं, मैंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो खड़ा कर दिया। कह रहे नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हमने कहा कर दीजिए नुकसान। उसी के बाद हमारा इनका दूरी हो गया। योगी जी ने तमाम तरह के बयानात हमारे खिलाफ दिए। जब बयानात दिए तो दिल से कष्ट हो गया हम लोगों को। योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हमारी लड़ाई शुरू हुई 2018 में। हमने जब इनको बाई इलेक्शन में चुनाव ये हार गए तो इनको लगा कि बाई इलेक्शन की रणनीति सुनील सिंह ने बनाया, जिसके नाते मैं चुनाव हार गया, क्योंकि मैं इनके चुनाव संचालन समिति का मेंबर भी होता था, उसको मैं लीड करता था इनके चुनाव संचालन समिति का। मैं इनका सांसद का प्रतिनिधि भी होता था गोरखपुर में, सांसद प्रतिनिधि भी था मैं गोरखपुर में। तो इनको लगता था कि हम बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी हारी है, हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, उसकी पूरी रणनीति, उसकी पूरी भूमिका और पूरा सिस्टम सुनील सिंह ने बनाया। इस बात को लेकर के उनको बड़ा कष्ट हुआ। फर्जी मामले में मुझे योगी जी ने मेरे ऊपर एनएसए लगा करके, तमाम तरह के मुकदमे लगा करके, आज तक मैंने कभी बम नहीं देखा, और उन्होंने मेरे को बम का चार्ज लगा करके मेरे ऊपर रासुका लगाया, मुझे जेल बंद कर दिया, और जेल बंद करने के बाद मुझे गोरखपुर से लखनऊ जेल में ट्रांसफर कर दिया, और मुझे तन्हाई में रखा, तरह तरह का उत्पीड़न बाबा ने किया। मैं भी निकल करके आया, मैंने कहा बाबा ठीक है, अब लड़ाई शुरू हो गई है और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। खैर, मैं उसके बाद, अच्छा, मैं नहीं जाता चाहता था छोड़ करके,
कि मैं इनको छोड़ करके जाऊं। मैंने हिंदू युवा वाहिनी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 13 मई 2018 को मैं लखनऊ के बीबीआईपी गेस्ट हाउस में, दीपक जी, बीबीआईपी गेस्ट हाउस में हमने हिंदू युवा वाहिनी का पुनर्गठन किया लखनऊ में। और जब जानकारी हुई योगी जी को शाम को कि सुनील सिंह ने बीबीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में हिंदू युवा वाहिनी का पुनर्गठन किया, तो सबसे पहले वहां का जो केयर टेकर था, सम सिंह करके थे, केयर टेकर को योगी जी ने सस्पेंड कर दिया रात में। मैंने कहा उसकी क्या गलती है, बुक तो मैंने कराया था, मेरे खिलाफ कार्रवाई करो बाबा जी, एक अदना सा कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करते हो। तो उनको लगा कि ये हिंदू वाहिनी पुनर्गठन कर दिया। और आपको मैं बताऊं, 13 जनवरी से लेकर के और 30 जून तक मैंने हिंदू युवा वाहिनी का पूरे उत्तर प्रदेश में इतना जबरदस्त तरीके से पुनर्गठन कर दिया, जो एंटी योगी आदित्यनाथ थी, जो हिंदू वाहिनी एंटी योगी आदित्यनाथ थी, उसका नाम मैंने हिंदू वाहिनी भारत रखा। और पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे गोरखपुर में, मुझे याद आ रहा है दीपक जी कि गोरखपुर में मैंने एक कार्यक्रम किया, गोरखपुर शहर में। उस दिन योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री गोरखपुर में थे और गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत बड़े झंडे का इन्होंने वो झंडा लगा रहे थे, बहुत बड़ा झंडा लगा रहे थे यूनिवर्सिटी में। मेरे कार्यक्रम में 9,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मेरे कार्यक्रम में था। इसकी जानकारी योगी जी को हो गई। अब उनका कान खड़ा होने लगा, अरे मेरे पैरेलल कोई खड़ा हो रहा है, मेरे पैरेलल पूर्वांचल में कोई खड़ा हो रहा है। तो 13 मई से लेकर के 30 जून तक मैं झांसी में, बुंदेलखंड में, गोरखपुर में, बस्ती में, संत कबीर नगर में तमाम जगह संगठन करा। और 31 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने फर्जी मामले में मुझे बंद करा दिया। मेरा तमाम तरह का उत्पीड़न, गोरखपुर का एसएसपी, मैं 9 महीने तक जेल में था। गोरखपुर का एसएसपी, दीपक जी आपको आश्चर्य होगा, मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास भी नहीं होगा। गोरखपुर का एसएसपी मुझसे कहता है कि योगी के खिलाफ संगठन खड़ा करोगे। मैंने कहा अरे लोकतंत्र में राजनीति करना, संगठन बनाना, संगठन खड़ा करना सबको अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसे रोक सकते हो एसपी साहब। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं या कौन लड़ने जा रहा है चुनाव? पार्टी जैसा मुझे, जिस भूमिका में मुझे भेजेगी, रैली बता दो दीपक जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे मन की इच्छा है कि योगी जी के खिलाफ मुझे पार्टी लड़ा दे, लेकिन मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं। पार्टी जो भी भूमिका मुझे मेरा निर्धारित करेगी, पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझे गोरखपुर के अलावा जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से लड़ूंगा। पार्टी मुझे प्रचार करने के लिए कहेगी, मैं प्रचार करूंगा। पार्टी मुझे जो भूमिका देगी उस भूमिका को स्वीकार करूंगा। लेकिन आपने मेरे मन की बात छीन ली। मेरे मन की इच्छा है कि पार्टी मुझे योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा दे। जी सुनील जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और मैं चाहूंगा कि अगली बार भी हम कुछ सवालों के साथ, बहुत से सवाल अनुत्तरित रह गए, कुछ सवाल मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि समय की अपनी सीमा है, तो मैं चाहूंगा कि एक अगले दौर में फिर हम ये गुफ्तगू को जारी रखें। और तब तक के लिए मैं चाहूंगा नमस्कार।